चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1665। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी और मुगल साम्राज्य के बीच माहौल एकदम गर्म है, तनाव अपने चरम पर है। और इसी माहौल के बीच एक संधि होती है जिसे इतिहास में अक्सर एक बहुत बड़ी हार की तरह देखा जाता है। लेकिन क्या ये वाकई एक हार थी? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुरंदर की संधि की। ज्यादातर किताबों में यही पढ़ने को मिलता है कि ये शिवाजी महाराज के लिए एक अपमानजनक हार थी। पर क्या हो अगर ये सच ना हो? क्या हो अगर ये इतिहास के सबसे बड़े और सबसे शानदार धोखों में से एक हो? तो देखिए, हमारे सामने दो तस्वीरें हैं। एक तरफ वो कहानी जो हम सबने सुनी है, एक करारी हार जिसमें 20 किले और बहुत बड़ा इलाका हाथ से चला गया। और दूसरी तरफ है एक बिल्कुल अलग दावा कि ये हार नहीं बल्कि कूटनीति का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने शिवाजी को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना दिया। चलिए आज इसी पहेली की तह तक चलते हैं। तो शुरू करते हैं उस कहानी से जो हमें और आपको स्कूलों में पढ़ाई गई है ना? मतलब जो ऑफिशियल वर्जन है। तो औरंगजेब का जो आधिकारिक फरमान था वो क्या कहता है? वो कहता है कि शर्तें एकदम साफ थीं। मुगलों को मिले 20 किले और साथ में वो जमीन जिससे 4 लाख होन की कमाई होती थी। सुनने में तो ये बिल्कुल सीधी साधी हार लगती है ना? मतलब कागज पर तो यही दिख रहा है। लेकिन असली खेल पता है कहाँ है? वो उन चीजों में है जो संधि में लिखी नहीं गईं। वो बातें जिन पर अक्सर किसी का ध्यान ही नहीं गया। जरा इन नामों पर गौर कीजिए। प्रतापगढ़, सिंधुदुर्ग, विशालगढ़, ये तो मराठा साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी थे, सबसे अहम किले। तो फिर ये इतने जरूरी किले संधि के कागजात से गायब कैसे हो गए? ये कोई छोटी मोटी भूल तो नहीं हो सकती है ना? यहीं से शक शुरू होता है और यहीं पर पूरी कहानी पलट जाती है। सब लोग 20 किलो के जाने का मातम मना रहे थे, लेकिन असल में संधि के बाद शिवाजी महाराज के पास कितने किले बचे थे? सोचिए, इसका जवाब है 56। हाँ, आपने सही सुना। और ये एक नंबर पूरी कहानी का रुख बदल देता है। तो अब जरा हिसाब किताब करते हैं। एक तरफ मुगलों को मिले 20 किले जिनकी कीमत थी 4 लाख होन। दूसरी तरफ शिवाजी महाराज के पास बचे 56 किले जिनकी कीमत थी 5 लाख होन से भी ज्यादा। मतलब किले भी लगभग 3 गुना ज्यादा और जमीन भी ज्यादा कीमती। तो कोई इसे हार कैसे कह सकता है? ये तो सीधी सीधी गणित है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ किलों की गिनती तक ही सीमित नहीं थी। असली कमाल तो कानूनी दांव-पेच में था। चलिए समझते हैं कि ये कैसे हुआ। औरंगजेब ने अपने फरमान में क्या कहा? उसने कहा, क्योंकि तुम अब मेरे मनसबदार हो तो तुम्हारी जमीन भी मेरी हुई। सुनने में तो ये ऐसा लगता है कि बस खेल खत्म। शिवाजी महाराज की सारी जमीन, वो कीमती कोंकण का इलाका भी सब मुगलों का हो गया। अच्छा, अब ये मनसबदार क्या चीज है? आसान भाषा में समझें तो ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में एक रैंक था, एक पद। और अगर किसी ने ये पद ले लिया तो इसका मतलब वो और उसकी सारी जायदाद सब बादशाह के अंडर आ गए। एक तरह से वफादारी की कसम। पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है, शिवाजी महाराज ने ये मनसबदारी खुद के लिए ली ही नहीं। उन्होंने ये पद अपने बेटे संभाजी के नाम करवा दिया। कितना छोटा सा लेकिन कितना जीनियस मूव था ये। बस इसी एक चाल ने शिवाजी महाराज के अपने अधिकार और मुगलों की नौकरी के बीच एक कानूनी दीवार खड़ी कर दी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरी रणनीति का सबसे जबरदस्त हिस्सा तो वो फाइनेंशियल ट्रैप था जो औरंगजेब के लिए ही तैयार किया गया था। तो डील क्या थी? डील ये थी कि शिवाजी महाराज मुगलों को 40 लाख होन देंगे धीरे धीरे। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, ये पैसा तब दिया जाएगा जब वो आदिल शाही सल्तनत से नया इलाका जीतेंगे। मतलब ये पेमेंट भविष्य में होने वाली कमाई पर था, अभी जो पास में है उस पर नहीं। अब देखिए, ये फाइनेंशियल जाल बुना कैसे गया, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, कहा गया कि हम 3 लाख होन सालाना देंगे, ठीक है। दूसरा, शर्त लगा दी कि ये तभी देंगे जब नई जमीन जीतेंगे। और तीसरा, जो सबसे मजेदार था, ये कहा गया कि संभाजी को जो मनसबदारी की सैलरी मुगलों से मिलेगी उसी से ये 3 लाख काट लिए जाएं। तो नतीजा क्या निकला? औरंगजेब को शिवाजी महाराज को पैसे देने के लिए अपनी ही जेब से पैसे देने पड़ रहे थे। कमाल है ना? तो जब सारी बातें सामने आ जाती हैं, सारे सबूत देख लिए जाते हैं, तो फाइनल स्कोर क्या कहता है? चलिए एक नजर डालते हैं असली पावर बैलेंस पर। ये जो आंकड़े हैं ये पूरी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। एक तरफ देखिए कि मुगलों को क्या मिला, बहुत कम, और दूसरी तरफ देखिए कि शिवाजी महाराज ने क्या बचाया और क्या हासिल किया, जो कि कहीं ज्यादा है।
साफ दिखता है कि स्ट्रेटेजिक फायदा असल में किसके पास था। तो सवाल आखिर में यहीं आके रुकता है कि अगर ये इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक जीत थी तो हमारी इतिहास की किताबों में इसे हार की तरह क्यों पढ़ाया जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हम इतिहास को कैसे पढ़ते और समझते हैं। इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।